Hello everyone, how are you all? So today our topic is analytical writing. Analytical writing is basically analysis writing, right? So हमें कोई भी ग्राफ चार्ट और समथिंग कुछ भी दिया होगा तो हमें उसको एनालाइज करके लिखना होता है, right? So what is analytical writing basically? This form of writing is used to interpret the facts presented in the form of table, graph or chart. A graph or chart is a visual stimulus to depict the data. Data interpretation requires an analysis and comparison of the given facts and drawing conclusions based on the given data. This means कि जो एनालिटिकल राइटिंग है वो बेसिकली क्या होती है, वो होता है कि हमें जो फैक्ट्स हैं उनको बताना होता है। टेबल, ग्राफ और चार्ट कुछ भी चीज़ें देख के हमें बतानी होती हैं फैक्ट्स, राइट। सो ग्राफ और चार्ट जो है वो एक विजुअल स्टिमुलस होता है डिपिक्ट करने के लिए डाटा। मीन्स एक इंस्पिरेशन काइंड ऑफ अ थिंग होती है कि हमें वो चीज़ ही देखनी है जो हमें दिखाई गई है, जो हमें दी गई है, और उसको देख के हमने जो अपना पूरा डेटा है वो डिपिक्ट करना, उसको बताना है, उसको कि भी वो क्या शो कर रहा है, सब कुछ उसमें वो हम उसे एक्सप्लेन करके लिखना है, राइट। सो उसको हम कहते हैं एनालिटिकल राइटिंग, ठीक है। डाटा इंटरप्रेशन रिक्वायर एन एनालिसिस एंड कंपैरिजन। अब इसमें क्या चाहिए होता है, डाटा इंटरप्रेशन करने के लिए हमें एनालाइज करना होता है, उसका कंपैरिजन करना होता है और गिवन फैक्ट्स का, और हमें उसके जो है कंक्लूजन देने होते हैं उसके ऊपर, जो हमें डाटा दिया गया होता है बेसिकली उसके ऊपर। फाइन। सो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आया कहाँ से रिटन में। पहले क्या होता था, अब तक सिर्फ और सिर्फ आइल्स आप लोगों ने सुना होगा शायद, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो एक एग्ज़ाम होता था, अभी भी होता है एक्चुअली, राइट। एग्ज़ाम होता है जो ये इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, ये होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अब्रॉड जाना चाहते हैं, हु एस्पायर टू गो अब्रॉड, राइट। सो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, और उनको ये एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। सो आज से पहले ये वहीं पे था सिर्फ, अब ये ग्रेड 10 में आया है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली हमें सीबीएसई ने कोई रीज़न नहीं दी है, बट व्हाट वी कैन एज्यूम कि कौन कौन से रीज़न्स हो सकते हैं। वो एक ये कि हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो बहुत हैं ऐसे जो बाहर जाना चाहते हैं, तो और उनको इस टाइप के क्वेश्चंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सो इस वजह से ये डाला गया है। या फिर एक रीज़न और हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग कि आजकल बहुत सारी एमएनसीज़ हैं जिसके अंदर हम इन फ्यूचर हमारे बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो जॉब करना पसंद करते हैं। सो उनमें क्या होता है, उनमें अगर हमें रिपोर्ट्स लिखनी है तो हमें इस टाइप के जो चार्ट्स और ग्राफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनालाइज करने पड़ते हैं। एनालाइज अगर हम करेंगे तो ही हम उनकी जो रिपोर्ट है वो परफेक्टली लिख पाएंगे। सो उसको करने के लिए हमें ऑब्वियसली एनालाइज करना आना चाहिए। सो आई गेस ये रीज़न भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है सीबीएसई का इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर, इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर आएंगे पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, पहले जो भी सारी उसके टाइप्स होती हैं वो सब, ठीक है। फिर कॉमन प्रॉब्लम्स कि इस क्वेश्चन में क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, सो आपको उनको ध्यान में रखते हुए कि हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करनी, हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, हमें वो क्वेश्चन कैसे करना है वो बताऊंगी। देन एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्या क्या एग्जामिनर सोचता है कि आप क्या क्या चीज़ें लिखोगे। फिर स्ट्रक्चर यानी कि उसका जो फॉर्मेट होता है वो, फिर उसके जो मेन फीचर्स हैं वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो चीज़ आएगी। देन वोकैबलरी भी मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की वोकैबलरी यूज़ होती है, तो वो वोकैबलरी कौन सी होती है, कैसे वर्ड्स होते हैं और कैसे कैसे हमें उन्हें यूज़ करना है। देन मैं आपको एक सैम्पल क्वेश्चन जो है वो करके दिखाऊंगी कि कैसे हम उसको लिखते हैं, ओके। दिस इज़ पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये हमारा आता है पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या होता है, जिसमें बार्स बने होते हैं बहुत सारे, तो वो बार ग्राफ हो जाता है। लाइन ग्राफ जो लाइंस के थ्रू हमें दिया गया होता है, लाइंस बनाई होती है, वो सिंगल
हो सकती है, डबल हो सकती है, मल्टीपल हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, पाई चार्ट भी हमें पता है सर्कुलर शेप में होता है, उसमें अलग अलग उसके जो पार्ट्स में वो डिवाइडेड होता है। मैप्स हम सबको पता है, मैप्स। टेबल में अलग अलग चीज़ें आपको दी गई होंगी टेबल वाइज। मल्टीपल मीन्स होता है कि आपको जैसे बार ग्राफ और लाइन ग्राफ एक साथ आ गया, बार ग्राफ और टेबल एक साथ आ गया, पाई चार्ट एंड टेबल एक साथ आ गया। ठीक है, सो इनको हम कहते हैं मल्टीपल। उसके अलावा आता है प्रोसेस। अब प्रोसेस जो है वो कोई भी प्रोसेस हो सकता है कि कोई मशीन किस तरह से वर्क करती है किसी फैक्ट्री में, वो हो सकता है, कोई इस टाइप के कुछ भी हो सकते हैं प्रोसेस, राइट। सो सबसे पहले हम करेंगे प्रॉब्लम्स विच स्टूडेंट मे फेस। अब सबसे पहले है कि हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, नॉट नोइंग विच इन्फॉर्मेशन टू इंक्लूड इन योर आंसर, कि आपको पता ही नहीं लगता कि हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है और कौन सी नहीं करनी है। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमें उस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर एनालाइज करना है, उसको ध्यान से देखना है, उसके ऊपर ध्यान देना है कि व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन और हमें क्या क्या उसके अंदर दिया गया है। ठीक है, बीइंग अनअवेयर ऑफ व्हाट द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स, हमें पता ही नहीं होता एग्जामिनर वो उस क्वेश्चन में चाह क्या रहा है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें बहुत ध्यान ये देना है कि जो वोकैबलरी यूज़ करी जाती है इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए, हम वही वोकैबलरी सिर्फ और सिर्फ यूज़ करें, राइट। इंक्लूडिंग ओपिनियन एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स। अब इंक्लूड ओपिनियन एंड ड्राइंग कंक्लूजन, कैसे इंक्लूड करने हैं ओपिनियन, कैसे कंक्लूजन्स ड्रा करने हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है फेज़ आ जाता है स्टूडेंट्स के लिए, जब हम उन्हें ये सोचना पड़े कि हमें ओपिनियन कैसे इंक्लूड करने हैं, कंक्लूजन कैसे देने हैं। सो वो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस की, जिससे कि हमें जो हमारे बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि हमें ओपिनियंस जब देने हैं तो हमें अपने ओपिनियंस कैसे देने हैं और हमें कंक्लूजन कैसे देना है एट द एंड। ठीक है, नॉट यूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप लोग अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर नहीं यूज़ करते हो। मीन्स अगर आपको बोला गया है, उसका स्ट्रक्चर है कि आपको पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ देना है, देन बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, देन आपका जो है कंक्लूजन जाना है एंड में, तो आप लोग क्या करते हो, इंट्रोडक्शन ख़त्म हुई साथ में एक ही पैराग्राफ बना देते हो जिसके अंदर बॉडी भी आ जाती है पैराग्राफ में और कंक्लूजन भी आ जाता है। बट हमें वो चीज़ नहीं करनी है। अगर वो चीज़ करोगे तो जो एग्ज़ामिनर है वो ऑब्वियसली आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा, राइट। नेक्स्ट कम्स यूजिंग एप्रोप्रिएट ग्रामर फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा, ट्रेंड्स एंड मेकिंग कंपैरिजंस। अब ये डेटा, ट्रेंड्स और कंपैरिजंस जो है, जब हमें जो भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करने होते हैं, उनको डेटा को डिस्क्राइब करना होता है, वो एप्रोप्रिएट ग्रामर यूज़ करके हम नहीं करते हैं। तो हमें वो एप्रोप्रिएट ग्रामर यूज़ करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके, नॉट यूजिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। अब वाइड वेराइटी क्या होता है कि हम एक ही वर्ड को बार बार यूज़ करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना है द ग्राफ शोज़, ठीक है, सो हम वही लिखते रहेंगे, द ग्राफ शोज़, द ग्राफ शोज़, द ग्राफ शोज़, नहीं, उसको हम कर सकते हैं द इमेज इलिस्ट्रेट्स, ठीक है, द गिवन डाटा डिपिक्ट्स, ऐसे हम उसको अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। ऑलराइट, फॉलिंग टू राइट एन इफेक्टिव ओवरव्यू। अब हमें जो ओवरव्यू है, मीन्स इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो हमें इतना इफेक्टिव लिखना होता है कि उससे जो है हम एंगेज कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को, यानी जो हमारा इवन जो एग्ज़ामिनर है जो चेक कर रहा है हमारा क्वेश्चन, हम उसे भी एंगेज कर सकते हैं अपने पैराग्राफ के साथ, अपनी राइटिंग के साथ, जो हमने लिखा है उसके साथ, सिर्फ और सिर्फ एक बहुत अच्छा सा ओवरव्यू देके। ठीक है, सो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम एक इंट्रोडक्शन जो है, ओवरव्यू इंट्रोडक्शन में जब हम देते हैं, बहुत ही अच्छा ओवरव्यू दें। ठीक है, कॉपिंग वर्ड एंड फ्रेजेस फ्रॉम द क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, सबकी आदत होती है कि हम जो है क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं, हम उन्हें बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं कि हम सेम लिख देते हैं। बट हमें हमेशा राइटिंग सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम क्वेश्चन को ही कॉपी कर देंगे तो इसके अंदर हमारी क्रिएटिविटी कुछ नहीं है। तभी हम इसको कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग होता है कि आप अपने आप से क्रिएट करो कुछ, ठीक है। अगर आप कॉपी करके लिख दोगे तो इट्स नॉट क्रिएटिव, आपने क्रिएट किया ही नहीं है कुछ,
तो वो एग्ज़ामिनर उस कंडीशन में आपको मार्क्स देगा ही नहीं अच्छे से, ठीक है। वो तो ये हो गया कि जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया आप उसी को कॉपी कर रहे हो, राइट। फेलिंग टू सपोर्ट डिस्क्रिप्शंस, ट्रेंड्स एंड कंपैरिजन विद एक्यूरेट डाटा। अब आप जो है डिस्क्रिप्शंस दे रहे हो, ट्रेंड्स दे रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, बट आप जो डेटा जो दे रहे हो वो एक्यूरेट नहीं है, मतलब जो आपको शो किया गया है आप वो नहीं लिख रहे हो, आप थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके लिख रहे हो अपने अकॉर्डिंग, आपको मतलब लिख रहे हो, मे बी आपको समझ में नहीं आया इस वजह से आप चेंजेस कर रहे हो, या फिर आपको लिखना नहीं आता, जो भी रीज़न से आप चेंजेस कर रहे हो, सो उस वजह से आती हैं प्रॉब्लम्स। तो उस कंडीशन में भी एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। राइटिंग वन लॉन्ग पैराग्राफ, जैसे मैंने बताया अभी पहले भी आपको कि हम एक पूरा जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो नहीं करते हैं, एक वन लॉन्ग पैराग्राफ लिख देते हैं। तो क्या होता है, जो वन लॉन्ग पैराग्राफ होता है ना, तो हमारा जो इंटरेस्ट है उसको रीड करते करते लूज़ होना शुरू हो जाता है एक एग्जामिनर का। सो वो उस पैराग्राफ को पूरा रीड ही नहीं करता, और वो जितना रीड करता है, जहाँ तक रीड करता है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग पैराग्राफ एक स्टोरी की तरह लगता है, वो पैराग्राफ नेवर एंडिंग पैराग्राफ लगता है, और जो नेवर एंडिंग चीज़ें होती हैं हम वो देख के खुश नहीं होते हैं, ठीक है। हमें लगता है क्या यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही, ये बोरिंग है बहुत, राइट। सो इसलिए कभी भी वन लॉन्ग पैराग्राफ हमें नहीं लिखना चाहिए। तभी हम बोलते हैं बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, ताकि 2 पैराग्राफ्स हों तो अलग अलग नज़र आए, कुछ पता लगे कि हमने क्या किया है, ठीक है। नाउ कम्स लाइन ग्राफ। अब सबसे पहला हमारा जो टाइप है वो है लाइन ग्राफ, और लाइन ग्राफ के भी अलग अलग टाइप्स हैं, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा सिंगल लाइन ग्राफ, डबल लाइन ग्राफ, देन मल्टीपल लाइन ग्राफ। अब सिंगल लाइन ग्राफ कैसा होता है, वो कुछ इस तरह का होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होगी जो कि पूरे आपके इमेज में आपको नज़र आ रही होगी, सिंगल लाइन। जैसे हम यहाँ पे भी देखें अगर, ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन ही नज़र आ रही है, कोई और लाइन इसके आसपास नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, जो कि मूव ऑन कर रही है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा डबल लाइन ग्राफ। डबल लाइन ग्राफ क्या होता है, जिसके अंदर 2 लाइन्स होती हैं। अब जैसे यहाँ पे हम अगर देखें, एक हमें ब्लू लाइन नज़र आ रही है और एक रेड नज़र आ रही है, ठीक है, जो कि एक्सप्लेन कर रही है कि कहाँ पे कौन सी चेंजेस हुए हैं, किस बारे में हैं, जो भी, सो कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं वो चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ 2 लाइन्स है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा मल्टीपल लाइन ग्राफ, जिसके अंदर बहुत सारा की लाइन्स होती हैं। जहाँ भी 2 से ज़्यादा लाइन्स होंगी तो हम उसको बोलेंगे मल्टीपल लाइन ग्राफ, इवन 3 भी होंगी तो भी वो मल्टीपल लाइन ग्राफ कहलाएगा। अब यहाँ पे तो एटलीस्ट सबसे पहले आ रही है हमारी ग्रीन लाइन, देन है रेड, देन लाइट ब्लू, देन पर्पल, सो देर आर टोटल 4 लाइन्स, तो यह मल्टीपल लाइन ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। इन लाइंस को कैसे हमें एक्सप्लेन करना है, इसके ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, वोकैबुलरी बेसिकली जो हम इसमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए दिस वन, ये डिक्रीज़ है जो, ठीक है, डिक्रीज़ है जो, डिक्रीज़ मतलब जब हल्के हल्के नॉर्मली डिक्रीज़ हो रहा है, हाँ जा रहा है नीचे, तो हम उसको बोलेंगे डिक्रीज़। जब थोड़ा सा तेज़ी से जाए, थोड़ा तेज़ और लाइन स्ट्रेट होनी शुरू हो जाए हमारी, तो हम बोलेंगे ग्रेजुअल डिक्रीज़, ठीक है, कि हो रहा है थोड़ा तेज़ी से हो रहा है। देन एकदम से नीचे आ जाए, स्ट्रेट लाइन की तरह बन जाइए, जैसे कि हमारी ये लाइन है, रैपिड डिक्रीज इसको हम कहते हैं। देन आ जाता है स्टेडीनेस और स्टैंडेबिलिटी, ठीक है, मीन्स जहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही हो, एक स्ट्रेट स्टेबल हो गई है जहाँ पे सिचुएशन, उसको हम बोलते हैं स्टैंडेबिलिटी या स्टेडीनेस, ठीक है। फिर जहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, थोड़ा 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 इंक्रीज़ होते जा रहा है, इंक्रीज़, थोड़ी सी स्ट्रेट जा रही है लाइन, थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ग्रेजुअल इंक्रीज़, राइट। देन आता है हमारा रैपिड इंक्रीज़, एकदम से इंक्रीज़ हो गया, पहले 0 पे था और एकदम से 30, 70, 80 पे पहुंच गया, तो वो रैपिड इंक्रीज़। फिर रैपिड चेंजेस क्या होते हैं, जहाँ पे फ्लक्चुएट कर रही होती है, जैसे कि कभी डाउन आ गई, अब चली गई डाउन अप डाउन अप डाउन अप, स्टेबल हो गई, बीच में कुछ भी हो गया, रैपिड चेंजेस हो रहे हैं कि वो एक जगह पे स्टेबल नहीं है, ना वो इंक्रीज़ हो रही है एक साथ, ना वो डिक्रीज़ हो रही है एक साथ, वो बस फ्लक्चुएट हो रही है, कभी इंक्रीज़ कभी डिक्रीज़ कभी स्टेबल, कुछ भी, ठीक है। सो ये जो हैं वर्ब्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले आती है राइज, मीन्स जब हम ऊपर की तरफ जा, जब हमारा ट्रेंड इंक्रीज़ हो रहा है तब हम ये वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, राइज, जंप, ग्रो, क्लाइंब, गो अप, इंक्रीज, रॉकेट। सिमिलरली जब डाउनवर्ड आ रहा हूँ, हमारा डाटा जो है, लाइन जो है डाउनवर्ड आ रही है लाइन ग्राफ,
तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉल, ड्रॉप, डिक्लाइन, डिक्रीज, गो डाउन, प्लंज, प्लम्प्ड, ठीक है, ये सब हो सकते हैं। इसके साथ हम एडवर्ब्स यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइक शार्पली, इंक्रीज्ड शार्पली, क्विकली, रैपिडली, स्टीपली, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है एडवर्ब जब हमने यूज़ करनी, मीन्स सबसे ज़्यादा जब राइज है, बहुत ज़्यादा राइज है, तो उससे थोड़ा कम है, मॉडरेट मतलब थोड़ा कम है तो आ जाएगा कंसिडरेबली, सिग्निफिकेंटली, सब्सटेनली, ठीक है। देन आ जाएगा स्टेडिली, ग्रेजुअली, मॉडरेटली, देन स्लाइटली, स्लोली, जब बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। यही चीज़ें जब हम डिक्रीज़ में देखते हैं तो भी बहुत थोड़ा सा डिक्रीज़ है तो स्लाइटली, स्लोली, उससे ज़्यादा है तो ये, उससे ज़्यादा है तो ये लाइन्स आ जाएंगी, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है तो ये वाली एडवर्ब्स आ जाएंगे, ठीक है। देन हम जब स्टेबिलिटी होती है, कोई चीज़ स्टेबल है, तब हम क्या क्या चीज़ें बोल सकते हैं, वी कैन से स्टे कॉन्स्टेंट, इट स्टेड कॉन्स्टेंट, इट रिमेन्ड स्टेडी, इट मेंटेन्ड स्टेबिलिटी, इट मेंटेन्ड इट वॉज स्टेबल, इस तरह के सेंटेंसेस हम उसमें बना सकते हैं, ठीक है। अब हमें वोकैबलरी जो है यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे करनी है, समझना कैसे है उसको, वो देखो, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ इंक्रीज़ के लिए हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, राइज, गो अप, अपलिफ्ट, रॉकेटेड, क्लाइम, अपसर्ज और सोर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होगा ग्रेजुअली, यहाँ पे फिर हम रैपिड इंक्रीज़, फिर यहाँ स्लम्प्ड, मतलब यहाँ पे अब वो नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। ये क्लाइंब्ड हो गया ग्रेजुअली, स्लोली, यहाँ पे ये शार्पली आ गया, ये वाली चीज़ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की तरह लग रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज शार्पली, क्लाइंब्ड ग्रेजुअली मतलब आस्ता आस्ता क्लाइंब कर रहा था ऊपर, तो हमने ग्रेजुअली, स्लोली, क्लाइंब, इंक्रीज्ड एकदम से इंक्रीज हो गया तो वो शार्पली, ड्रामेटिकली वो आ गया, फिर स्लम्प्ड मीन्स वो डाउनवर्ड आना शुरू हो गया, नीचे आना शुरू हो गया। देन यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, स्टेबलाइज्ड हो गया, लेवल्ड ऑफ हो गया, लेवल हो गया उसका एक, ठीक है। देन वो ड्रॉप्ड ऑफ, डिक्लाइन स्लाइटली, वो थोड़ा हल्के 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 नीचे आना शुरू हो गया है, ठीक है। सो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ इंक्रीज़ तो हो ही रहा है, लेकिन कहाँ तक कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, देखो यहाँ तक हमें पता लग रहा है कि वो ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली हो रहा है, देन एकदम से तेज़ी से होने लग गया, तो फिर वो हम इंक्रीज्ड शार्पली वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसका जब ट्रेंड चेंज हो रहा है तो वो हमें देखना है कहाँ से कहाँ पे कौन कौन से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, वो हमें बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। अब ये है वोकैबलरी फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हमें इंट्रोडक्शन जब हमें जैसे जब भी हमें बताना है कि हमारा जो गिवन डाटा है, जो भी हमारे गिवन दिया हुआ है, तो हम उसके सेंटेंसेस कैसे कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ हमें ध्यान देनी है। यहाँ देखो जैसे द गिवन, ठीक है, डायग्राम शोज़ द कंपैरिजन ऑफ, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट अगर मैं सेंटेंसेस लूँ तो मेरा सेंटेंस बन जाएगा द गिवन डायग्राम शोज़ द कंपैरिजन ऑफ, ठीक है। अब अगर कंपैरिजन दे रहा है वो, अब सिंगल लाइन में क्या है, वो कंपैरिजन तो देगा नहीं, है ना। सो शोज़, या फिर हम शोज़ की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिव्स, द सप्लाइड फिगर गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन, ठीक है, वो हम लिख देंगे कि जिस बारे में भी वो इन्फॉर्मेशन थी। तो ये जो बेसिकली वर्ड्स और ये वर्ड्स अलग अलग दिए हुए हैं, स्टार्टिंग, प्रेजेंटेशन, टाइप, वर्ब और डिस्क्रिप्शन, इन सब को हम इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर सेंटेंस बना सकते हैं जो कि हमारी जो गिवन फिगर है उसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चंस, हमें अपने आप से क्या क्या पूछने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, ठीक है। उसको एनालाइज करने के लिए हमें बेसिकली कौन कौन से क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल और पॉइंट, सबसे पहले हाईएस्ट लेवल कौन सा है, लोवेस्ट लेवल कौन सा है, ठीक है, कहाँ पे कौन से ट्रेंड्स जा रहे हैं, किस जगह तक जा रहे हैं, इंक्रीज़ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज़ कहाँ पे हो रहा है, कहाँ कब कब चेंज हो रहे हैं ट्रेंड्स। सो इज़ देयर अ पॉइंट टिल व्हेन द ट्रेंड वाज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एक पॉइंट है जहाँ पे चेंज हो रहा है, जहाँ तक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कब चेंज हुआ ट्रेंड, ठीक है, ये चीज़ें जो है हमें एनालाइज करनी बहुत ज़रूरी हैं।
ठीक है। नाउ कम्स आर फॉर्मेट, हमारा जो फॉर्मेट है वो आता है। फॉर्मेट हमारा होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें बेसिकली क्या करना होता है, पैराफ्रेज करना होता है क्वेश्चन को। पैराफ्रेज कैसे करते हैं, मतलब हमें उसको डिफरेंट लैंग्वेज में लिखना होता है यूजिंग सिनोनिम्स। दिस पैराग्राफ शुड बी 1 सेंटेंस लॉन्ग एंड डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी टू पैराफ्रेज। अब यहाँ पे ये जो है 1 सेंटेंस लॉन्ग भी हो सकता है, बस आपकी जो एबिलिटी है पैराफ्रेज करने की वो जो है वो आपने दिखानी है। यू डू दिस बाय यूजिंग सिनोनिम्स एंड वी विल लुक एट इट मोर इन डिटेल बिलो। ठीक है, आपने बेसिकली करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स यूज़ करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पैराग्राफ 2। इसके अंदर जो है ये बेसिकली हमारा एक इंट्रोडक्शन का ही पार्ट होता है, जिसमें हमें पूरी की पूरी उसको ओवरव्यू देना होता है। ठीक है, एन ओवरव्यू इज़ अ जनरल स्टेटमेंट हाईलाइटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द टेबल। अब जो हमें दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ है, जो भी काइंड की हमें फिगर दी हुई है, उसका जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हमें सिर्फ और सिर्फ वो हाईलाइट करनी होती है इसके अंदर। ठीक है, दिस इज समरी ऑफ द मेन फीचर्स। अब ये क्या होता है, मेन फीचर्स की समरी होती है। यू कैन यूज़ नंबर्स टू सपोर्ट योर आंसर इन पैराग्राफ 3। अब जो नंबर्स वगैरह जो भी कुछ हमें एक्सप्लेन करना है, कैसे क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड्स जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में करते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर जो है इसके साथ क्या एक्सपेक्ट करता है, द एग्जामिनर इज टेस्टिंग योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड देन समराइज इट। अब जो एग्जामिनर है वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसको पहचान लो, आइडेंटिफाई कर लो और उसको समराइज़ कर दो इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, उससे उसको ये पता लग जाता है कि हाँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है और आपकी जो आगे की डिटेल होगी वो इसी रिलेटेड होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुड इंक्लूड जनरल ट्रेंड्स, इंक्रीज डिक्रीज, डिफरेंसेस एक्सेट्रा। ठीक है, सो जनरल ट्रेंड्स है यानी जो चीज़ें जनरल में रह रही हैं कि ये चीज़ें तो हो ही रही हैं, वो बार बार हो रही, रैपिड चेंजेस हो रहे हैं या कुछ भी है, तो वो इन जनरल जो हो रहा है, ये सिर्फ डिक्रीज़ ही हो रहा है, सिर्फ इंक्रीज़ ही हो रहा है ज़्यादा, तो वो चीज़। ठीक है, आप सपोर्ट कर फिर आप डिफरेंसेस बता सकते हो क्योंकि डिफरेंस मेन डिफरेंस नज़र आ रहा है कुछ तो। मोर ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फीचर्स। ठीक है, अब कैसे कैसे वो क्या करना है, उसको डिफरेंस कैसे करना है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ पैराग्राफ 3 कम्स। ठीक है, इसके अंदर 9 से 12 सेंटेंसेस होने चाहिए। इन दिस पैराग्राफ यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द जनरल ट्रेंड्स। हमें ऑल जनरल ट्रेंड्स जो भी मतलब हमें नज़र आ रहा है, जैसे भी डाटा है सारा, वो हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एग्जामिनर क्या देख रहा है यहाँ पे कि आपकी एबिलिटी क्या है करेक्ट डाटा चूज़ करने की, कि आप करेक्ट डाटा जो है वो चूज़ करके करेक्ट चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हो या नहीं, ट्रेंड्स वगैरह उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, कंपैरिजन जहाँ जो होने चाहिए मेन वही कर रहे हो कि नहीं। इन दिस पैराग्राफ यू हैव टू एम्फसाइज ऑन ऑल मेजर ट्रेंड्स। ठीक है, अब कंक्लूजन आता है जहाँ पे हमें ऑल जो मेजर ट्रेंड्स हैं उन पे एम्फसाइज करना होता है, मतलब उनको दोबारा रिपीट करना होता है, उन्हें बताना होता है, मेंशन, और एक तरह से रिजल्ट देना होता है कि ओवरऑल हमने जो भी एनालाइज किया उसका रिजल्ट क्या था बेसिकली। ठीक है, कि वहाँ पे कौन सा ट्रेंड जो है फेमस था, कैसे क्या हुआ, वो चीज़ें हमें बतानी होती हैं। ठीक है, नाउ कम्स आर टास्क। सिंगल लाइन ग्राफ का एक क्वेश्चन आता है, राइट, सो वो हमें करना है। समराइज द इन्फॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स। अब देखो क्वेश्चन में ही उन्होंने लिख दिया कि आपको रिपोर्ट करना है मेन फीचर्स के साथ और कंपैरिजन देने हैं अगर कहीं पे ज़रूरत है, रेलिवेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको 2 मेन चीज़ें बताई हैं जो कि है, यू शुड राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स। मीन्स इसकी जो लिमिट होती है वो 150 वर्ड्स की होती है, तो हमें वो 150 वर्ड्स करने बहुत ज़रूरी हैं। और उसके अलावा यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क। ठीक है, आपको इस टास्क के ऊपर 20 मिनट्स एटलीस्ट स्पेंड करने हैं कि भी आपको जब लिखना है तो आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स इसके ऊपर देने हैं, उसको सोचने में, एनालाइज करने में और राइटिंग में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स ही देने हैं, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन दिस इज़ आर क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें देखा जाएगा तो यहाँ पे उन्होंने हमें ऊपर दिया हुआ है लंदन अंडरग्राउंड स्टेशन पैसेंजर्स। सो अंडरग्राउंड स्टेशन पैसेंजर मीन अंडरग्राउंड स्टेशन पे जो लोग जाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है। नीचे हमें दिया हुआ टाइम, ठीक है, कि किस टाइम पे कौन से लोग जाते हैं, कैसे जाते हैं। फिर आता है हमारा नंबर ऑफ़ पीपल, मीन्स कितने लोग किस टाइम पे ट्रेवल करते हैं। सो ये जो है ये स्टार्ट हो जाता है 6 o'clock विद 100 पैसेंजर्स,
ठीक है। और इसके जो हाईएस्ट पॉइंट्स है, अब मैंने ये बताया था कि आपको कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से क्वेश्चंस खुद से करने हैं। सो हमें इसके हाईएस्ट पॉइंट्स, लोएस्ट पॉइंट्स और वो सब चीज़ें जो हैं वो नोटिस करनी। तो हाईएस्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो एक तो ये है 400 पे, ये है हमारा अप्रॉक्सीमेट 8 o'clock, ठीक है। देन इसके साथ एक ये थोड़ा सा कम है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट पे है, दिस इज़ 18 hours यानी 6 PM, ठीक है। और जो लोएस्ट है वो ये है 4 o'clock, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज स्टेबिलिटी और सब चीज़ें चल रही है। एट द एंड अराउंड 10 o'clock तक जो है वो 150 के अराउंड पहुँचते, 150 परसेंटेज के अराउंड पहुँचते, ठीक है। तो हमने ये एनालाइज़ कर लिया कि ठीक है यहाँ पे ये पॉइंट हमारा इंक्रीज़ है, ये डिक्रीज़ है, ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, सब कुछ हमने एनालाइज़ कर लिया, देख लिया। अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन में हमें सिनोनिम्स यूज़ करके पैराफ्रेज करना होता है। पैराफ्रेज कैसे करते हैं वो ये देखो, मैंने 2 ऑप्शंस दिए हैं आपको। द पैराग्राफ शोज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग एट वेरियस टाइम्स इन एन अंडरग्राउंड स्टेशन इन लंदन, ठीक है। हमने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारा जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है। द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग एट वेरियस टाइम्स इन एन अंडरग्राउंड स्टेशन इन लंदन, ठीक है। द लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स द वेरिएशन इन नंबर ऑफ लंदन सबवे पैसेंजर्स ड्यूरिंग 6 AM to 22 PM ऑन अ टिपिकल डे, ठीक है। सो हमने वो भी मेंशन कर दिया कि हाँ किस, यहाँ पे हमने टाइम पर्टिकुलर दे दिया और वहाँ पे हमने वैसे ही बोल दिया कि इस हम पैसेंजर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ट्रेवल करते हैं अंडरग्राउंड स्टेशन का अलग अलग टाइम पे, ठीक है। फिर आता है हमारा ओवरव्यू। ओवरव्यू में हम क्या करते हैं, जो मेन चीज़ें हमें एग्जैक्ट एक ही टाइम पे नज़र आती हैं, फर्स्टली सबसे ज़्यादा चीज़ें जो नज़र आती हैं वो हम लिखते हैं एज़ पर द चार्ट। अब देखो मैंने पीछे लिखा था ग्राफ, ठीक है, तो वहाँ ग्राफ था, तो यहाँ मैंने अब चार्ट यूज़ किया, वर्ड रिपीट नहीं किया अपना, ठीक है। देयर आर 400 पैसेंजर्स ट्रैवलिंग एट 8 AM एंड दिस सीम्स टू बी द टाइम दैट मेजोरिटी ऑफ द ट्रैवलिंग टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे हमने बता दिया कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैवलिंग इस टाइम पे हो रही है और ये 8 o'clock पे है, ठीक है। हेंस 8 AM हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल यूजिंग द अंडरग्राउंड स्टेशन, और ये हमने बता दिया कि वो हाईएस्ट जो है वो नंबर ऑफ पीपल इस टाइम पे कर रहे हैं। तो हमने हाईएस्ट ट्रेंड बता दिया, ओवरव्यू बता दिया कि यही नज़र आ रहा है सबसे पहले। तो अब हमने जो पैराग्राफ थी को हमने डिटेल करनी है वो, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में ही साथ में आता है ऑन द अदर हैंड दिस नंबर देन क्विकली ड्रॉप्स टू बिलो 200 एट अराउंड 10 AM। अब वो हम बता रहे कि ठीक है वो एकदम से उसके बाद जो है ड्रॉप करना शुरू हो जाता है, वो 200 पे पहुंच जाता है 10 बजे तक। फिर अगेन दिस नंबर राइजेज बिटवीन 11 to 3 PM, 11 AM to 3 PM वो फिर से इंक्रीज हो जाना शुरू हो जाता है, राइज होना शुरू हो जाता है। When around 300 people use the underground station with some fluctuations इंक्रीज डिक्रीज चलता रहा और 300 पीपल अराउंड जो हैं वो स्टेशन पे आए, उन्होंने स्टेशन से बोर्ड की ट्रेन, ठीक है। सो यहाँ पे हमने हाफ ऑफ दी जो हमारी ग्राफ है उसको एक्सप्लेन कर दिया। देन कम्स मोर ओवर द सेकेंड हाइएस्ट नंबर्स ऑफ ट्रैवलर्स were with a slightly less number than 8 AM in the evening travel at 6 hours having 390 travelers, ठीक है। जो कह रहे हैं हाईएस्ट नंबर एक और था जो जैसे कि 8 AM पे था, उसके अलावा थोड़ा सा लेस है उससे, ठीक है, वो है 18 आवर्स के साथ ना 6 PM पे जो कि है 390 ट्रेवलर्स, ठीक। हाउएवर इट इज़ नोटिसेबल दैट द टाइम लीस्ट नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग आर एट 4 PM एंड 6 AM, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जो है ये एक लीस्ट नंबर लग रहा है, ठीक है। एज्यूमिंग इट इज़ द सेम टाइप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ एट डिफरेंट टाइम्स स्टार्टिंग वर्क एंड फिनिशिंग, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ पीपल ही हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं अपना वर्क स्टार्ट करने में और फिनिश करने में, ठीक है। देन कम्स हमारा कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में भी मैंने आपको 2 तरह से दिया है। ओवरऑल द टाइम ऑफ द डे दैट शोज अ हाई नंबर ऑफ पीपल यूजिंग द अंडरग्राउंड स्टेशन इन लंडन आर एट
8 AM एंड 6 PM। अब यहाँ पे मैंने वो जो मेजर ट्रेंड्स है कि हाँ हाईएस्ट वाले जो हैं वो मैंने बता दिए हैं कि वो 8 AM और 6 PM पे हैं। सो वो बता दिया। फिर उसको इसी लाइन को हम अगर डिफरेंट तरीके से लिखें तो हम बोल सकते हैं इन द नटशेल वी कैन से दैट द टाइम व्हेन अंडरग्राउंड स्टेशन इज हाईली यूज्ड इन लंदन आर एट 8 AM एंड 6 PM। ठीक है, सो हमने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो उतनी ही देनी है, बट हमें क्या करना है, अपनी जो लैंग्वेज है हम उसको चेंज कर सकते हैं कभी भी कैसे भी, जो भी आपको वर्ड्स परफेक्ट लगते हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नाउ एक ही अटेंशन मैंने इसको नाम दिया है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मीन्स पूरा हम रिवाइज कर लेंगे हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है इसको करने के लिए वो ये है, आप अपना थॉट प्रोसेस जो है वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ठीक है, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस वेरी केयरफुली। हमें क्वेश्चन को ट्वाइस इसलिए पढ़ना है ताकि हमें उसके जो ट्रेंड्स हैं वो समझ में आ जाए, हम उसको अच्छे से एनालाइज कर सकें। ठीक है, लुक एट द डाटा, व्हाट डाटा इज रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्सेस, मीन क्या क्या डाटा आपको दिया हुआ है, व्हाट ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड, कौन कौन से ग्रुप्स दिए हुए हैं, क्या टाइम पीरियड दिया हुआ है, क्या यूनिट्स दिए हुए हैं मेजरमेंट के, वो सब हमें ध्यान से देखना है। मेन फीचर्स क्या हैं। ठीक है, फिर हमें खुद से पूछना है कैन आई मेक एनी कंपैरिजन। ऑब्वियसली अगर एक लाइन है तो हम नहीं, एक लाइन ग्राफ है तो नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कंपैरिजन भी उस वे में भी हो सकता है, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में किया था कि 2 हाईएस्ट पॉइंट लग रहे थे, बस थोड़ा सा कम था, वो भी एक तरह से कंपैरिजन हो रहा था उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, सो मेक अ क्विक प्लान यूजिंग अबव स्ट्रक्चर। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक क्विक प्लान बनाओ कि ठीक है मैंने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ लिखनी है, फिर सेकंड पैराग्राफ जो ओवरव्यू है उसमें ये लिखना है, फिर बॉडी पैराग्राफ में मैंने ये ट्रेंड्स जो हैं एक्सप्लेन करने हैं, देन कंक्लूजन में मैंने ये लिखना है। एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना लो, प्लान बना लो अपना। ठीक है, देन इंट्रोडक्शन लिखो पैराग्राफ्स करके, फिर सेकंड पैराग्राफ समरी और ओवरव्यू ऑफ मेन फीचर्स, फिर सपोर्ट करो सेकंड पैराग्राफ को विद मोर डिटेल इन थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, देन कम्स कि हमें कोई भी वर्ड जो है वो रिपीट नहीं करना है और उसको बहुत ही अच्छी वोकैबलरी के साथ हमने अपना पैराग्राफ को एंड करना है, अपने राइटिंग सेक्शन को एंड करना है। ठीक है, और एक बारी दोबारा से रीड आउट कर लो कि कोई आपने ग्रामर मिस्टेक्स तो नहीं करी है, एंड मेक श्योर यू हैव गॉट एटलीस्ट 150 वर्ड्स। आपके 150 वर्ड्स जो है वो कवर होने चाहिए, एटलीस्ट 150। मतलब होता है कि आप 150 तो करने ही करने, 150 से ज़्यादा हो सकते हैं बट 150 से कम नहीं हो सकते। अब 150 से ज़्यादा भी ये मतलब नहीं है कि आप 150 से ज़्यादा सीधा 250 कर दो, नहीं। ठीक है, सो 150 से 180 मैक्सिमम आपके हो सकते हैं बट उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, देन आफ्टर राइटिंग आप जब लिख लो, आप ये पढ़ के देखो कि क्या आई शुड बी एबल टू हैंड दिस टू अ स्ट्रेंजर, मैंने इसको एक स्ट्रेंजर को देना है, और क्या वो इससे वो ग्राफ ड्रॉ कर पाएगा जो मैंने पढ़ के ये एनालाइज करके जिसको मैंने लिखा है। ठीक है, क्या मेरी डिस्क्रिप्शन के बाद वो ग्राफ जो है वो दोबारा से ड्रॉ हो सकता है, तो हमें ये चीज़ बहुत ही केयरफुली देखनी है। राइट, सो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड अगर नहीं समझ आया, कुछ भी डाउट है, सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, कमेंट करो और डू आस्क मी, कमेंट इट डाउन हेयर ऑन द video only and let me know your doubts so that I can make another video and make you all clear with your concepts.